प्रिय श्रोताओं, अब तक तो आप भी ये जान चुके हैं कि हजार मोमबत्तियों के घर में जो हमारे मुख्य पात्र हैं उनका शक सही साबित हो गया है और पिकरिंग, बेट्स और मॉर्गन किसी साजिश के तहत हमारे मुख्य पात्र को फंसाना चाहते हैं और जो छिपा खजाना है उसको हासिल करना चाहते हैं। तो जो अब इस कहानी को फॉलो कर रहे हैं उनको हम लोग बिना किसी बात का इंतज़ार कराए बिना अब बढ़ते हैं अध्याय 14 की ओर, जिसका की नाम है ग्रे रंग की लड़की। और जो हमारे श्रोता आज पहली बार इस नॉवल की ये कड़ी सुनने के लिए हमारे चैनल पे आए हैं, उन्हें ये बता दें कि ये नॉवल अ हाउस ऑफ 1000 कैंडल्स का हिंदी अनुवाद है, जो कि 1905 में मेरेडिथ निकलसन द्वारा लिखा गया था। मैं आपकी दोस्त रोशनी लेकर आई हूँ आपके लिए भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, अध्याय 14, ग्रे रंग की लड़की। मेरा पहला विचार तहखाने का दरवाज़ा ढूंढना और बेट्स के घर पहुंचने से पहले सुरंग से वापस लौटना था। चैपल खुला था और माचिस जलाकर मैंने नक्शे और पैनल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। मैं अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उस उदार बिल्डर के प्रति कृतज्ञता के साथ गलियारे से भागा जिसने इसे एक साफ फर्श और पर्याप्त छत दी थी। जल्दबाजी में मैंने इसकी लंबाई का गलत अनुमान लगाया और जाल के नीचे की सीढ़ियों में इतनी तेज से गिरा कि गिर पड़ा। कुछ ही पलों में मैंने जाल को अपनी जगह पर फंसा लिया और तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा था। सांस फूल रही थी। मेरी टोपी मेरी आंखों पर गिर गई। मैंने घर के पीछे से बेट्स की आवाज़ सुनी और जान गया कि मैंने रेस बहुत कम अंतर से जीत ली है। मुझे अपना कोट और टोपी दीवान के नीचे फेंकने के लिए सिर्फ एक ही पल मिला। मैंने झट से अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और बड़ी मेज़ पर बैठ गया जहां मोमबत्तियां शांतिपूर्वक जल रही थीं। बेट्स के कदम हमेशा की तरह स्थिर थे। उनमें उत्साह का जरा भी संकेत नहीं था जब वह दरवाजे के भीतर आकर खड़ा हुआ। क्षमा करें श्रीमान ग्लेनम, क्या आपको कुछ चाहिए सर? ओ नहीं धन्यवाद बेट्स, मैं किराने वाले से बात करने के लिए गांव में गया था सर। आज सुबह उसने जो अंडे भेजे थे वे ठीक नहीं थे। मैंने जाकर उससे कह दिया कि हमारे घर में अब से वो कोई भी भंडारण सामग्री ना भेजे। ये बिल्कुल सही है बेट्स। मैंने अपने हाथों को छिपाने के लिए अपनी बाहें मोड़ ली जो गलियारे के संपर्क में आने से काले हो गए थे और अपने नौकर का सामना किया। मैंने उसके हाथों से कॉफ़ी ली और उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरे मन में उसकी दुष्ट शक्तियों के लिए मेरा सम्मान बहुत बढ़ गया था। इतने चतुर बदमाश के साथ मुकाबला बहुत ही रोमांचक था। बेट्स, मैं आपकी अच्छी देखभाल के लिए आभारी हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ असुविधा से मर जाऊंगा, लेकिन आप तो मुझे एक राजा की तरह यहाँ पे रख रहे हैं। धन्यवाद श्री ग्लेनम, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ सर। वह टेबल पर रखे कैंडल के लिए ताज़ी मोमबत्तियां लेकर आया और अपने आदतन शांत कदमों से इधर उधर घूमता रहा। जब वह इन कामों के लिए मेरे पीछे से गुजरा तो मुझे लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। साजिशकर्ता की भूमिका से मेरे निर्दोष सेवक की भूमिका में उसका परिवर्तन लगभग बहुत अचानक हुआ था। मैंने उसे जल्दी से जल्दी विदा किया और जब वह दरवाज़ा बंद करने जा रहा था तो हॉल में उसके कदमों की आवाज़ सुनी। ये एक आम बात थी, लेकिन आज रात मुझे एहसास हुआ कि वह बोल्ट ठीक करने में खास सावधानी बरत रहा था। पहले भी ताला लगाने की प्रक्रिया मुझे बोर कर देती थी। आज रात बोल्ट बंद करना खास तौर पर मुश्किल था। जब मैंने सुना कि बेट्स अपने क्वार्टर की ओर बढ़ रहा है तो मैंने चुपचाप अपने हिसाब से वहां चक्कर लगाया और पाया कि वहां सब कुछ बहुत सख्त था। तहखाने में मैंने कुछ सीमेंट के बैरल गलियारे के अंत में लुढ़का दिए ताकि जाल के दरवाजे को ढककर बंद कर दिया जा सके। बेट्स के पास घर के उस हिस्से में कोई काम नहीं था क्योंकि हीटिंग उपकरण रसोई के नीचे था और एक स्वतंत्र सीढ़ी द्वारा पहुंचा जा सकता था। चैपल के लिए छिपे हुए मार्ग का मुझे तुरंत कोई उपयोग नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मन इसका लाभ उठाएं। मॉर्गन कम से कम इसके बारे में जानता था और जबकि वह मुझे तुरंत परेशान करने वाला नहीं था, मैंने हमारे सुखद खेल में हर बिंदु की रक्षा करने का संकल्प कर लिया था। जब मैं अपने कमरे में गया तो मैं काफ़ी थका हुआ था और मुझे नींद आ गई और एक घटनाहीन रात के बाद एक साफ दिन और सुंदर हवा में मैं उठा। मैं गांव में थोड़ा दौड़ने जा रहा हूँ बेट्स, मैंने नाश्ते के समय कहा। बहुत बढ़िया सर, मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। अगर कोई फ़ोन करे तो कहना कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। जी श्रीमान। जैसे ही मैं उठा उसने अपना अभेद्य चेहरा मेरी ओर घुमाया। बेशक
कोई भी संभावना नहीं थी कि कोई भी मुझे देखने के लिए बुलाएगा। रेवरेंड पॉल स्टोडर्ट एकमात्र आदमी थे, बेट्स मॉर्गन और वह आदमी जिसने मेरा सामान उठाया था, जो मेरे आने के बाद से इस दहलीज को पार करके यहाँ आए थे। मुझे सचमुच गांव में एक काम था। मैं हार्डवेयर की दुकान पर जाकर कुछ कारतूस खरीदना चाहता था, लेकिन पिकरिंग की समुदाय में मौजूदगी मेरे मन में एक परेशान करने वाला काम थी। मैं उसे देखना चाहता था, अगर संभव हो सके तो उसे मिलना भी चाहता था, और देखना चाहता था कि एक आदमी जिसकी योजनाएं इतनी गहरी थीं, दिन के उजाले में कैसा दिखता है। जैसे ही मैदान छोड़कर मैं राजमार्ग पर पहुंचा, स्टोडर्ट मुझे मिलने आ गया। अरे वाह मिस्टर ग्लेनम, मुझे आपको इतनी सुबह सुबह ताज़ी हवा खाते हुए देखकर खुशी हुई। आपकी लाइब्रेरी के साथ घर में अंदर रहने का प्रलोभन बहुत प्रबल होगा, लेकिन एक आदमी को खुद को धूप और हवा का भी आनंद उठाने देना चाहिए। कभी कभी तो अच्छी तरह से भीगना भी लाभदायक होता है। मैं हर दिन बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन आम तौर पर मैं मैदान तक ही रह जाता हूँ, उससे आगे नहीं जाता। अच्छा, चलिए, ये तो एक बहुत बढ़िया संपत्ति है। गर्मियों में झील पूरी तरह से आकर्षक होती है। मुझे आपकी किस्मत से बहुत ईर्ष्या हो रही है। वह लंबे लंबे डग भरकर चल रहा था। उसके हाथ उसके ओवरकोट की जेबों में गहरे धंसे हुए थे। लड़कियों के स्कूल में प्रार्थना करने के लिए इतनी शारीरिक शक्ति बर्बाद होने का विचार मेरे लिए स्वीकार करना कठिन हो रहा था। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जहाज का कप्तान या सैनिक होना चाहिए था, निराश आशाओं का नेता। मुझे यकीन था कि उसमें किसी तरह की कमजोरी होनी चाहिए। संभवतः ये एक हल्का सौंदर्य बोध साबित होगा जो धूप बत्ती की खुशबू और कोरल वेस्पर्स की शोकपूर्ण लय में प्रसन्न होता है। उसने सिगार लेने से मना कर दिया और इससे मेरा संदेह और बढ़ गया। गांव की एक गली जिसमें युवतियां भरी हुई थी तेजी से गुजर रही थी और स्टेशन की ओर जा रही थी, और हमने अपनी टोपियां उतार दी। पादरी ने बताया, क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, व्यवहारिक रूप से सभी छात्र घर चले जाते हैं। भाग्यशाली हैं ये जिन्हें क्रिसमस पर घर जाने का मौका मिलता है। मुझे लगता है मिस्टर पिकरिंग कल रात में भाग गए, उन्होंने कहा, और नाम सुनते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, मैंने सावधानी से उत्तर दिया। तो बेशक वह नहीं गया है। और ये शब्द जो बड़े पादरी की गहरी आवाज में कहे गए थे पूरी तरह से विश्वसनीय लग रहे थे। निश्चित रूप से इससे ज्यादा असंभव कुछ नहीं था कि मेरे दादा की संपत्ति के निष्पादक आर्थर पिकरिंग मुझसे मिले बिना ग्लेनम से चले जाएं। सिस्टर टेरेसा ने आज सुबह मुझे बताया कि वे यहाँ थे। उन्होंने कल रात उनसे और मिस डेवरेक से मुलाकात की थी। मैंने खुद उन्हें नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं गांव में उनसे मिल पाऊं। उनकी कार स्टेशन स्विच पर होने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उसे वहां पाएंगे, मैंने सहजता से उत्तर दिया। जब हम गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचे तो एनाडिल स्टेशन पर असामान्य उल्लास का माहौल था। निश्चित रूप से साइडिंग पर एक निजी कार खड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर 20 या उससे ज्यादा लड़कियों का एक समूह था, जिसमें सेंट अगाथा की भूरे रंग की वेशभूषा वाली सिस्टर्स भी थी। तस्वीर में कुछ विदेशीपन था। चमकीले रंगों में लड़कियां उल्लासपूर्वक बात कर रही थी। सिस्टर्स अपने गमगीन परिधान में इधर उधर घूम रही थीं, जो इंडियाना के बजाय फ्रांस या इटली का संकेत दे रहा था। मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि सेंट अगाथा एक चैरिटी स्कूल है, मैंने पादरी से कहा। बिल्कुल नहीं, सिस्टर टेरेसा बहुत काबिल हैं। आप जानते हैं, उनके स्कूल में दाखिला पाना बहुत मुश्किल है। मुझे खुशी है आपने समय रहते मुझे चेतावनी दे दी। मैंने सोचा था कि इस अच्छे काम में मदद के लिए कभी कभी आटे की एक बोरी या कैलिको की कुछ कड़ियाँ भेजूंगा। आपने मेरी जान बचा दी। शायद मैंने ऐसा ही किया है। मैं आपकी अच्छी मंशा के बारे में सिस्टर टेरेसा को बता सकता हूँ। कृपया ऐसा ना करें। अगर उस प्लेटफॉर्म पर उनसे मिलने का कोई खतरा है तो। नहीं, वे नीचे नहीं आ रही हैं, मुझे यकीन है, लेकिन आपको उनके पास जाना चाहिए। अगर आप मुझे माफ़ करें। और मिस डेवेरिक्स आकर्षक हैं, लेकिन वास्तव में मेरा इरादा किसी को भी परेशान करने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपका प्रस्ताव मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, वसीयत और मेरे परिवीक्षा वर्ष को देखते हुए आप तो समझ ही सकते हैं। बिल्कुल, ज़रूर। हर आदमी की तकलीफ़ें और परेशानियां उसकी अपनी होती हैं मिस्टर ग्लेनम। हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। निजी कार स्टेशन के विपरीत दिशा में थी और उसे पूर्व और पश्चिम सड़क की साइडिंग में बदल दिया गया था। पिकरिंग निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा था। निजी कार नौका से भी अधिक धनिक तंत्र का प्रतीक है और ग्रामीण लोग स्पष्ट रूप से इसकी भव्यता से प्रभावित थे। जब मैं स्टॉडर्ट के साथ
प्लेटफॉर्म पर आराम कर रहा था, पिकरिंग अपनी कार के बरामदे में बाहर आया। उसके पीछे 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग सज्जन थे। वे सभी नीचे उतरे और तख्त की सैर शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद पिकरिंग ने मुझे देखा और हाथ बढ़ाकर जल्दी से मेरे पास आया। ये वास्तव में सौभाग्य है। हम कल रात यहाँ एक हॉट बॉक्स को आराम देने के लिए अप्रत्याशित रूप से उतरे थे और हमें शिकागो के लिए आधी रात को एक्सप्रेस द्वारा उठाया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ऑर्डर गलत हो गए और अब हम 9 बजे की गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और देर बहुत हो चुकी है। अगर मुझे पता होता कि इतना समय लगेगा तो मैं आपसे मिलने के लिए दौड़ पड़ता। हालात कैसे चल रहे हैं? सच कहूँ तो मेरी अपेक्षा से बहुत ही सहज। दरअसल जब मैंने इनका सामना किया तो मुझे लगा कि ये वास्तव में इतना बुरा नहीं है, और सच तो ये है कि मैं अभी इस समय एक काम पर निकला हूँ। ये तो बहुत शानदार बात है। साल बहुत जल्दी बीत जाएगा, चिंता मत करो। आपको महसूस ही नहीं होगा कि कब ये 12 महीने पार हो गए। मुझे लगता है कि हो सकता है कि कभी कभी आपको लोगों की कमी खटकती हो। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आदमी सही माध्यम नहीं बना पाता। न्यूयॉर्क में तो हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी मुझे भी ऐसे गांव देहात में आ जाना चाहिए। शहर से मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ, और निगमों के लिए काम करना तो आप जानते ही हैं कितना थका देने वाला है। ये मैं आपसे इनका परिचय कराता हूँ। ये जो सज्जन मेरे साथ हैं, ये एक टेलर हैं, इंटरस्टेट और वेस्टर्न्स के अध्यक्ष, और ये जो महिलाएं हैं उनकी पत्नी और उनकी बहन है। उसने मेरी कॉर्डराय और लेगिंग पर अपनी नज़रें घुमाई। उसने कई सालों से मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। स्टॉडर्ड मुझे छोड़कर मंच के दूसरे छोर पर कुछ छात्रों से बात करने के लिए चले गए। मैं पिकरिंग के पीछे पीछे उस जगह तक गया जहां उनके साथी सुबह की ठंडी हवा में इधर उधर टहल रहे थे। मैं आज भी हंसता हूँ जब भी मुझे एनाडेल स्टेशन पर उस सुबह की याद आती है। जैसे ही पिकरिंग ने टेलर के साथ बातचीत शुरू की, उसने जल्दी से खुद को माफ़ किया और आगे चला गया, जैसा कि मैंने सोचा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्टेशन एजेंट को शिकागो एक्सप्रेस में निजी कार को जोड़ने के आदेश मिले हैं। टेलर एक घमंडी व्यक्ति साबित हुआ। मुझे लगता है कि वे उसे मेट्रोपॉलिटन क्लब में चिल्ली बिल्ली बुलाते होंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे प्रयास दयनीय रूप से निष्फल रहे। उसने मुझसे मेरी काउंटी की ज़मीन की कीमत पूछी, और इस विषय पर मेरी अज्ञानता को देखकर वो हैरान हो गया। मैं देख सकता था कि वह मेरे चरित्र और बुद्धिमत्ता के बारे में एक कमतर राय बना रहा था। दोनों महिलाएं अपनी अधीरता को छिपाए बिना खड़ी थीं। उनकी नज़रें दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेंट अगाथा की लड़कियों पर थीं। मेरी पीठ उनकी तरफ होने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इंडियाना के खेतों से बातचीत को बुल्गारिया में हाल ही में हुई अशांति पर ले गया था, जिसमें मेरी अधिक दिलचस्पी थी, जबकि उनकी नहीं। जब श्रीमती टेलर ने अपनी बहन से अचानक बोला, वही है, ग्रे कोट वाली, पादरी से बात कर रही है। वह अभी कुछ देर पहले गाड़ी में आई थी। छाते वाला? मुझे लगा तुमने कहा। श्रीमती टेलर ने अपनी बहन की ओर सावधानी से देखा और उन दोनों ने मेरी ओर देखा। फिर उन्होंने खुद को अलग करने की कोशिश की और दूर चले गए। प्लेटफॉर्म के दूर वाले हिस्से में कोई था जिसे वे देखना चाहते थे, और टेलर उनकी चाल को समझ नहीं पाया। वह वास्तव में चिंतित था। मुझे लगता है मेरे साथ वह अकेला नहीं रहना चाहता था। उनके पीछे प्लेटफॉर्म से नीचे जाने लगा। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। श्रीमती टेलर और उनकी बहन प्लेटफॉर्म के अंत तक चली गईं, और जहां स्टोर्डर्ड उस लड़की से बात कर रहा था उसके बहुत नज़दीक जाकर खड़ी हो गई। ग्रे रंग की लड़की जल्दी से ट्रैक पार कर गई और दोनों महिलाओं से सौहार्दपूर्वक बात की। टेलर की पीठ उसकी ओर थी और वह हमारे राजनेताओं की सुस्ती पर हल्के फुल्के अंदाज में बोल रहा था, क्योंकि वे हमारे शिपिंग उद्योग को बढ़ावा देने से संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले लाभों को नहीं देख पा रहे थे। उसकी पत्नी, उसकी बहन और ग्रे रंग की लड़की इतने पास थे कि मैं साफ साफ सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे। वे स्पष्ट रूप से लड़की द्वारा कैलिफोर्निया में उनके साथ आने के निमंत्रण को अस्वीकार करने का जिक्र कर रहे थे। तो क्या तुम पक्का मन बना चुकी हो कि तुम हमारे साथ नहीं आओगी? ये बहुत बुरी बात है। हमें उम्मीद थी कि जब हम आपको रास्ते में मिलेंगे तो शायद तुम नरम पड़ जाओ, श्रीमती टेलर ने कहा। लेकिन इसके कई कारण हैं, और सबसे बढ़कर ये कारण है कि सिस्टर टेरेसा को मेरी ज़रूरत है। ये ओलिविया की आवाज़ थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी अधिक संयमित, जैसे कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन उन गुलाब के बगीचों के बारे में सोचो जो वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी महिला ने कहा। वह उसे वह सम्मान दिखा रहे थे जो बुजुर्ग महिलाएं हमेशा सुंदर लड़कियों के लिए रखती हैं। हाय, ओलिविया ने चिल्लाते हुए कहा, कृपया मेरे लिए इसे ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं।
लेकिन मैंने 1 साल पहले वादा किया था कि मैं ये छुट्टियां सिनसिनाटी में बिताऊंगी। उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और महिलाओं से हाथ मिलाने के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर लौट गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं वह मुझसे नज़र काटने के लिए जानबूझकर तो टेलर को नज़रअंदाज नहीं कर रही थी। टेलर अभी भी हमारे अमेरिकी व्यापारी नौसेना की ज़रूरतों पर अपना व्याख्यान दे रहे थे जब पिकरिंग तेजी से गुजरे, ट्रैक पार किया और ग्रे रंग की लड़की से गंभीरता से बात करने लगे। टेलर कह रहे थे कि अमेरिकी झंडे को समुद्र पर राज करना चाहिए। हमें ज्यादा युद्ध पोतों की नहीं बल्कि ज्यादा मालवाहक जहाज़ों की जरूरत थी। लेकिन मैं ओलिविया ग्लैडिस आर्मस्ट्रॉन्ग को देख रहा था, एक लंबी स्कर्ट में अपने बालों को एक ग्रे टॉक के नीचे बांधे हुए, जो उसके कोट से बिल्कुल मेल खाता था। वह मेरी ओलिविया नहीं थी जो टैमो शंटर की थी, जिसने खरगोश का पीछा किया था। ना ही वह अपरिष्कृत स्कूली लड़की थी जिसने मेरी मूर्खतापूर्ण बकबक को सहन किया था। ना ही फिर से चैपल की स्वप्निल मग्न ऑर्गेनिस्ट। वह एक वयस्क महिला थी जिसने कम से कम 20 गर्मियों का अनुभव किया था और उसके बारे में ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया को जानती है और बिल्कुल भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कोई मूर्खतापूर्ण भाषण दे। उसने पिकरिंग से गंभीरता से बात की। एक बार वह दुखी होकर मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया और मैं अस्पष्ट रूप से याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसकी आंखों में वह नज़र पहले कहाँ देखी थी। उसके सोने के मोती जिन्हें मैंने एक बार अपनी जेब में रखा था, उसकी पोशाक के बंद कॉलर के चारों ओर कसकर बंधे थे और मैं खुश था, बहुत खुश कि मैंने कभी उसकी किसी चीज़ को छुआ था। टेलर ने मांग की, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे हम व्यापार पर और अधिक हावी होते जाएंगे। हमारे निर्माता पहले से ही दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और हम जो बनाते हैं उसे हमें बेचना ही होगा, है ना? ज़रूर सर, मैंने गर्मजोशी से जवाब दिया। ओलिविया ग्लैडिस आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थी और आर्थर पिकरिंग का उससे क्या काम था? और उस शाम जब मैंने उसे चैपल ऑर्गन बजाते हुए पाया तो उसने मुझसे क्या कहा था? उस दिन इतना कुछ हुआ कि मैं लगभग भूल ही गया था और वास्तव में मैंने ये भूलने की कोशिश की थी कि मैंने एक मज़ेदार छोटी स्कूली लड़की की शिक्षा के लिए खुद को मूर्ख बनाया था। मैं देखती हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसे तुम अनदेखा करना पसंद करते हो, उसने कहा था। लेकिन अगर मैंने इसके बारे में भी सोचा होता तो ये धार्मिक आत्मघृणा के साथ था, या मैंने अपने अहंकार को इस प्रतिबिंब के साथ खुश किया होगा कि उसने मुझे देखा था, शायद उसका हीरो दीवार के पार उत्सुक प्रशंसा के साथ। इस बीच शिकागो एक्सप्रेस एनाडेल में दहाड़ती हुई आई और निजी गाड़ी को उसके साथ जोड़ा गया। टेलर ट्रेन वालों को एक ऐसे व्यक्ति की तरह शांत भाव से देख रहा था जिसके लिए सब कुछ नया नहीं था, जबकि वह देश के वाणिज्यिक अवसरों के बारे में विस्तार से बात करता रहा। मैं मजबूरन मुड़ा और उसके साथ स्टेशन की ओर चल पड़ा, जहां श्रीमती टेलर और उनकी बहन कंडक्टर से बात कर रही थी। पिकरिंग अपने हाथ में कई टेलीग्राम लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए आए। एक्सप्रेस गाड़ी ले ली गई थी और पश्चिम की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार थी। मुझे बहुत खेद है ग्लेनम कि हमारा स्टॉप इतना छोटा है। और पिकरिंग के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं जब वह मुझसे मुखातिब हुआ। उसकी आंखें कंडक्टर पर टिकी थीं। मैंने पूछा, आप कितनी दूर तक जाएंगे? कैलिफोर्निया, हमारा वहाँ कुछ काम है और मुझे जनवरी में कोलोराडो में कुछ स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में भाग लेना है। आह, तुम व्यापारी लोग, मैंने फटकारते हुए कहा। मैं उसे वही बदमाश कहना चाहता था और उसके मुंह पर कहना चाहता था, लेकिन मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक वह अपना हाथ पूरी तरह से ना दिखा दे तब तक मेरे लिए इंतज़ार करना बेहतर था। महिलाएं कार में बैठीं और मैंने टेलर से हाथ मिलाया, जिन्होंने मुझे धमकी दी कि जब वे न्यूयॉर्क वापस आएंगे तो वे मुझे अमेरिकी नौवाहन की आवश्यकताओं पर अपना पैम्फलेट भेजेंगे। ये बहुत बुरा है कि वह हमारे साथ नहीं जाएगी, बेचारी लड़की। ये उसके लिए एक नीरस जगह है, वह व्यापक क्षितिज की हकदार है, उसने पिकरिंग से कहा। पिकरिंग, जो कि अनावश्यक रूप से मिस्टर टेलर को गाड़ी चढ़ने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। आप इस जगह को बहुत कम जानते हैं, मैंने पिकरिंग की साइड से कहा। एनाडेल में जीवन रोमांचक नहीं तो और क्या है। यहाँ के लोग कच्चे निशानेबाज हैं, नहीं तो यहाँ तो बहुत सारी हत्याएं हो चुकी होती। मिस्टर ग्लेनम बहुत ही मजाकिया व्यक्ति हैं, पिकरिंग ने सूखी भाषा में कहा, और जैसे ही ट्रेन चली वह झूलते हुए ट्रेन पर चढ़ गया। हाँ, ये मेरा हास्य ही है जिसने मुझे जीवित रखा है, मैंने जवाब दिया, और अपनी टोपी उतारकर मैंने आर्थर पिकरिंग को अपने सबसे बड़े सलाम के साथ विदा किया।
तो मित्रों, यहाँ खत्म हो गया है अध्याय 14 और जल्दी से बढ़ते हैं अध्याय 15 की तरफ। मेरी सगाई। दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेन नहीं आई थी और जैसे ही मैं मुड़ा, स्टेशन एजेंट ने बुलेटिन बोर्ड पर फिर से समय बदल दिया। अब ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी थे। कुछ छात्र शिकागो की ट्रेन में चढ़ गए थे, लेकिन अभी भी बहुत से छात्र दूर के प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रे रंग की लड़की को आधा दर्जन छात्रों ने घेर रखा था। सभी जोश से बात कर रहे थे। मैं मन ही मन अपनी मूर्खता पर हंसते हुए आगे उनकी तरफ बढ़ा, जहां मैंने एक 20 साल की महिला को 15 या 16 साल की स्कूली लड़की समझ लिया था। लेकिन ये टैमो सेंटर, छोटी स्कर्ट, बाहरी दुनिया में युवा अनंत था, जिसने उसे आर्डन के जंगल में ऑर्लैंडो की आंखों में रोजलिंड की तरह प्रभावी रूप से प्रछन्न कर दिया था। वह शायद एक शिक्षिका थी। काफ़ी संभावना है कि संगीत की शिक्षिका, मैंने तर्क दिया जब उसने मेरा मजाक उड़ाया था। दुनिया में सबसे आसान काम उसके पास माफ़ी मांगना या विदा लेना था, लेकिन उसकी स्कर्ट में जोड़े गए कुछ और इंच और टैमो सेंटर की जगह पर रखा गया सुंदर ग्रे टॉक एक अवरोध खड़ा कर रहा था, जो मेरे करीब आने पर भी मेरे मन से बिल्कुल भी नहीं हटा। आखिरी क्षण में जब मैं ट्रैक पार करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, तो मेरे मन में आया कि भले ही मैं ओलिविया ग्लैडिस आर्मस्ट्रॉन्ग एथलेटिक रुचियों वाली एक स्वच्छंद स्कूली यात्रा का ध्यान आकर्षित करने का कुछ दावा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं था जिसे मिस आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से संबोधित करना उचित था। जो मुझे यकीन था, अगर उसके मूड के हिसाब से मुझे अनदेखा करना पड़े तो वह मुझे अनदेखा करने में पूरी तरह सक्षम थी। उसने मेरी ओर देखा और तुरंत झुक गई। उसके युवा साथी एक सम्मानजनक दूरी पर चले गए और मैं सेंट अगाथा लड़कियों के लिए ये कहूँगा कि उनके शिष्टाचार आलोचना से परे हैं और एक मिलनसार विवेक उनमें सबसे सराहनीय गुणों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे, एक दिन और एक रात में। मुझे खुशी है कि मुझे उसकी चेन में मोतियों की संख्या याद आ गई। वह वस्तु तुरंत महत्वपूर्ण हो गई। मुझे लगता है कि ये हवा की वजह से है। इनकी प्रशंसा बेहतरीन आलोचकों ने की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन तुम एक विस्तृत ईथर, एक दिव्य हवा में जा रहे हो। तुम परमानंद की स्थिति प्राप्त कर चुके हो और तुरंत उड़ान भर सकते हो, अगर वे सेंट अगाथा में एक एकेडमिक डिग्री की तरह पूर्णता प्रदान करते हैं तो। मैंने अपने जीवन में कभी भी खुद को इतना बेवकूफ़ाना और असहाय महसूस नहीं किया था। मैं उससे 1000 बातें कहना चाहता था, अनगिनत सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसकी शांति और संतुलन मुझे विचलित कर रहे थे। जाहिर है उसे मेरे बारे में ज़रा सी भी जिज्ञासा नहीं थी और ऐसा होने के कोई कारण भी नहीं थे। मैं अच्छी तरह जानता था। उसकी आंखें आसानी से मेरी आंखों से मिल गईं। उनकी नीली गहराई ने मुझे हैरान कर दिया। वे लगभग वैसी ही थीं जैसे मैंने पहली देखी थी, या शायद वैसी नहीं। और वह मेरी जंगल की ओलिविया नहीं थी। उसकी आंखें, उसकी गालों की कोमल वक्रता, उसके बालों में चमक, लेकिन किसी और समय, किसी और जगह, किसी और लड़की की याद मुझे केवल हैरान करने के लिए आकर्षित कर रही थी। वह हंसी, थोड़ी सी बुदबुदाती हुई हंसी। तुम नहीं बताओगे तो मैं भी कभी किसी को नहीं बताऊंगी, उसने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके नहीं बताने से हम दोनों को कोई मदद मिलेगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, कोई मदद नहीं मिलेगी। ये मामला उससे बहुत अधिक गंभीर है जितना आप सोच रहे हैं, श्री ग्लेनम। और सबसे बुरी बात यह है कि मेरे पास अपने लिए कहने के लिए एक भी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा पहले तो नहीं था जब आप एक स्कूली लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे? वह अचानक रुकी, मुस्कुराई और हंसने लगी। मैं 27 साल का हूँ और मेरी उम्र भी सामान्य ही है, उसने कहा। उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन समय महत्वपूर्ण है। ऐसी कई बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। तुम जो रहस्य के द्वार की कुंजी रखती हो, तो फिर तुम्हें उसका ताला तोड़ना पड़ेगा। वह हल्के से हंस पड़ी। अपने साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रही सिस्टर्स ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि आप आर्थर पिकरिंग को जानती हैं, आपने बताया नहीं। लेकिन इसका मौका ही कब मिला? लेकिन आर्थर पिकरिंग मेरा पुराना दोस्त है। हाँ, उसने मुझे बताया। हम बचपन में पड़ोसी थे। हाँ, ये भी उसने कहा था। और हमने अपना प्रेप स्कूल एक साथ किया था और फिर अलग हो गए। आप बिल्कुल वही कहानी बता रहे हैं जो उसने बताई, इसलिए सच ही हो गई। वह कॉलेज चला गया और आप टेक चले गए।
और तुम उसे जानती थी? मैंने पूछना शुरू किया, जिससे मेरी जिज्ञासा पूरी तरह से जाहिर हो गई। कॉलेज में नहीं, उसने कहा। ट्रेन आ रही है, मैंने गंभीरता से कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें फिर कब देखूंगा, इससे पहले कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएं। उसकी आवाज़ में छोटी स्कर्ट वाली ओलिविया की शरारत झलक रही थी। बिल्कुल ऐसा मत बोलो, हमारा समय अजीब है और बहुत ही कम। वह पहली रात थी जब आपने झील से मुझे बुलाया था। कितनी धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये याद रखने की। और चैपल पोर्च पर एक और मुठभेड़ हुई थी। ना तो तुम्हारा और ना ही मेरा वहाँ कोई काम था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। उसके चेहरे पर रंग आ गया। लेकिन आपने तो ऐसे बोला जैसे कि आपको समझ में आ गया हो कि आपने वहाँ क्या सुना होगा। मेरे लिए जानना ज़रूरी है। मुझे जानने का अधिकार है कि उस चेतावनी से आपका क्या मतलब था। एक पल के लिए उसके चेहरे पर असली परेशानी झलक उठी। एजेंट और उसके सहायकों ने आखिरी सामान को प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा और रेल की पटरियां आने वाली ट्रेन की चेतावनी देने लगी। मैं अपने आप ही चुपके से सुन रही थी। उसने जल्दी से और अंतिम रूप से कहा, मैं वहां जानबूझकर गई थी। और उसके गले में एक पल के लिए जो खुशी उबलती हुई दिखी, उसमें टैमो सेंटर की एक और झलक थी। ये बहुत बुरा है कि आपने मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपना सबसे सुंदर गाउन पहना हुआ था और कोहरा उसके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन वहाँ जो कुछ भी कहा गया था उसके बारे में आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं। आप एक आदमी हैं और मैंने सुना है कि आपको अपना ख्याल रखने का कुछ अनुभव है, मिस्टर ग्लेनम। ये तो निश्चित है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। मैंने खुद भी इस बात को महसूस किया है। मैं मुस्कुराई, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में एक उदासी आ गई। एक ऐसी नज़र जिसने अस्पष्ट रूप से लेकिन आग्रहपूर्वक किसी अन्य समय और स्थान का सुझाव दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ, मैंने हिम्मत से कहा, क्योंकि ट्रेन बहुत पास थी और मुझे लगा कि सिस्टर्स की नज़रें हम पर हैं। तुम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ तुम्हें ढूंढ न सकूं। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, उसका घर कहाँ है या उसका स्कूल से क्या संबंध है, लेकिन मैं जानता था कि उसका और मेरा जीवन अजीब तरह से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखें नीली थीं और उसकी आवाज़ ने मुझे 2 बार अंधेरे में बुलाया था, एक बार मजाक में और दूसरी बार चेतावनी देते हुए। और उसे पहले से जानने का एहसास, उसकी आंखों में देखने का एहसास मुझे परेशान कर रहा था। उसके अंदर का यौवन इतना आकर्षक था, वह एक साथ इतनी स्पष्ट और इतनी सतर्क थी। एनाडेल की तुलना में एक व्यापक दुनिया की परवरिश और स्वाद की प्रशिक्षण, उसकी आवाज़ की जादुई, उसकी हर हरकत को चिन्हित करने वाली शालीनता और सहजता, टोपी, पोशाक और दस्ताने के नरम भूरे रंग में इतने स्पष्ट थे कि एक नया मूड, एक नई आशा और विश्वास मेरी धड़कनों में गूंज उठा। वहीं उस प्लेटफॉर्म पर मुझे फिर से वह मधुर हृदय वेदना महसूस हुई जो मैंने बचपन में महसूस की थी, जब बसंत ने पहली बार वर्मोंट की पहाड़ियों को सूरज की रोशनी ने गर्म किया था और पहाड़ों ने आखिरी बर्फ को खुशी में गाते हुए नदियों के माध्यम से नीचे भेजा था और युवाओं का दिल जाग उठा था। वह स्थिर भाव से मेरी ओर देखने लगी। अगर मुझे लगता है कि मेरे दोबारा आपसे मिलने की थोड़ी सी भी संभावना है तो मुझे आपसे यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये देखना अच्छा रहेगा कि आप वास्तव में एक वयस्क से कैसे बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे बातचीत करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए इन सिस्टर्स की नाराज़गी का जोखिम उठा रही हूँ, मिस्टर ग्लेनम। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी स्पष्टवादी हूँ। लेकिन तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। मेरा इरादा इस गड्ढे में बैठकर तुम्हारे बारे में सपने देखने का नहीं है। तुम कहीं भी जा सकती हो, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा और तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये बहुत बढ़िया कहा स्क्वायर ग्लेनम, लेकिन मुझे लगता है आप जल्दी ग्लेनम से दूर जाने वाले नहीं हैं। बेशक ये कोई मेरा मामला नहीं है, फिर भी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं पीछा किए जाने पर भी, अगर वो आप कर रहे हैं, तो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करूंगी। और वह अपनी हल्की सी हंसी के साथ अपने मजाक में ही हंसने लगी। मुझे लगा कि खून मेरे गाल पर चढ़ रहा है। तब मैं जानती थी कि मैं ग्लेनम में वस्तुतः एक कैदी था और अपने जीवन में कम से कम एक बार मुझे अपनी मूर्खता पर शर्म आ रही थी, जिसके कारण मेरे दादाजी ने मुझे कब्र से पकड़कर रोका था, क्योंकि वे अपने जीवन में कभी भी मुझे नियंत्रित नहीं कर पाए थे। पूरा गांव जानता था कि मैं ग्लेनम में क्यों था
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरे दिल ने इस विचार से विद्रोह किया कि ये लड़की जानती थी और अपने आप मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आपसे मिलूंगा, मैंने कहा, आप जहां भी हों। 3 दिन में? फिर तुम मेरी क्रिसमस ईव पार्टी में आओगे? अरे, मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी, लेकिन जरा सोचो, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या तुम अपने दादाजी के साथ किया हुआ वादा तोड़ दोगे? और ये संपत्ति, जायदाद, ये एस्टेट सब कुछ खो दोगे? मैं ऐसी एक नहीं, बहुत सी एस्टेट खो दूंगा। एक बार आपके स्वर को फिर से सुनने के लिए मैं अपने दादा की स्मृति से किया हुआ वादा भी तोड़ सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी सी आवाज़ के लिए। सारा पैसा, सारा भाग्य। एक आदमी अपनी इज्जत को आसानी से जोखिम में डाल सकता है, लेकिन उसका भाग्य उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। मुझे अफसोस है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। इस विषय पर आगे चर्चा करना अच्छा नहीं होगा। मुझे विशेष रूप से आपसे बात करना अच्छा लगता है। मैंने कहा, मैं 3 दिन में आपसे मिलूंगा। मैं तुरंत गंभीर हो गई। नहीं, कृपया कोशिश मत करिए, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। और वैसे भी आप बिना बुलाए मेरी पार्टी में नहीं आ सकते। वह मामला तो बंद हो चुका है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैंने कहा, और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि मैं जानता था कि जो मैंने कहा था वो मैं ज़रूर करूँगा। अलविदा, उसने मुंह फेरते हुए कहा। मुझे खेद है कि अब मैं ग्लेनम में खरगोशों का पीछा नहीं करूँगी। या डोंगी नहीं चलाओगी, या ऑर्गन पर अद्भुत दिव्य संगीत नहीं बजाओगी, या छिपकर सुनने वाले ग्लेनम के मालिक से सुखद शब्द नहीं सुन पाओगी। लेकिन मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रही हो। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम दुनिया में दूर जाती जा रही हो। उसने सुना नहीं या जवाब नहीं दिया। मैं मुड़ी और तुरंत ही ट्रेन के चारों ओर खड़ी हंसती भीड़ ने उसे घेर लिया। भूरे रंग की 2 सिस्टर्स एक एक करके दोनों तरफ प्रहरी की तरह खड़ी थीं जब वह गाड़ी में चढ़ी। मुझे लगा कि वह अपने हुड की गहराई से मुझे गैर ईसाई तिरस्कार से देख रही थी। खिड़कियों से मैं छात्रों को सीटों पर भागते हुए देख सकता था और ग्रे रंग की लड़की उन्हें नियंत्रित कर रही थी। ग्रे रंग की टोपी एक पल के लिए खिड़की पर दिखाई दी और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुझे यकीन है सेंट अगाथा के शांति के संरक्षकों को खुश कर गया, जिनके लिए अभिप्रेत था। आखिरी डिब्बा सामान रखने वाली गाड़ी से टकराया। हर खिड़की पर एक पल के लिए एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया और ट्रेन चली गई। दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा अध्याय नंबर 15 और आगे बढ़ते हैं अध्याय 16 की तरफ। ओलिविया का निधन। आग ठंडी पड़ने लगी थी। बेट्स एक बड़ा लट्ठा लाया और उसे एंडेरॉन पर बिल्कुल सही जगह पर लुढ़काया और चिमनी से चिंगारियों का एक बड़ा समूह उमड़ पड़ा। एक पुराने घर का अवशेष। मैंने इस प्रतिष्ठान को कई नामों से पुकारा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे पसंदीदा नाम था। इसके सभी रहने योग्य हिस्सों में गर्म किया जा सकता था, जैसा कि बेट्स ने प्रदर्शित किया था। इन ठंडे दिनों में हॉल बर्फीले तापमान के थे, लेकिन ऊपर मेरा कमरा, डाइनिंग रूम और बड़ी लाइब्रेरी काफ़ी आरामदायक थी। मैंने एक किताब नीचे फेंकी और अपनी पाइप से राख को गिरा दिया। बेट्स। जी श्रीमान। मुझे लगता है कि मेरी आध्यात्मिक भलाई खतरे में है। मुझे सलाह की ज़रूरत है, एक आध्यात्मिक सलाहकार की। मुझे डर है ये मेरी समझ से परे है सर। मैं मिस्टर स्टॉडर्ट को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, ताकि मैं फुर्सत में उनके साथ अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर सकूं। निश्चित रूप से श्री ग्लेनम, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद श्री ग्लेनम की वसीयत की शर्तें यहाँ मेरे पूर्ण अलगाव की ओर इशारा करती हैं। दूसरे शब्दों में, मैं किसी अतिथि को भोजन पर आमंत्रित करके अपने अधिकारों को खो सकता हूँ। उन्होंने एक क्षण तक इस विषय पर विचार किया, फिर उत्तर दिया, मुझे लगता है सर, अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं, कि पवित्र आदेशों में एक सज्जन के मामले में कोई अनुचितता नहीं होगी। श्री स्टॉडर्ड एक अच्छे सज्जन हैं। मैंने आपके दिवंगत दादा को उनके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हुए सुना है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते थे, जब तक कि हम निष्पादक से इस बारे में ना पूछ लें। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं, उनके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बेहतर, तुम अगर उनके बारे में सोचते, आखिरी फैसला तो उन्हीं का होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन हम उनसे ऐसी अनुमति अभी ले सकें, इसकी तो कोई संभावना नहीं है।
वह मेरी ओर स्थिर भाव से बिना पलक झपकाए तथा पूरे सम्मान के साथ देखता रहा। मिस्टर पिकरिंग काफ़ी घुमक्कड़ किस्म के हैं। वह आज सुबह ही यहाँ से गुजरे थे, ऐसा डाकिये ने मुझे बताया। हो सकता है कि वो आपको भी स्टेशन पर मिले हों। ओह हाँ, निश्चित रूप से मुझे मिले थे, मैंने उत्तर दिया। मैं बेट्स जितना अच्छा झूठ बोलने वाला नहीं था और इस बात से इनकार करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था कि मैं गांव में आज पिकरिंग से मिला था। मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं कई दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना तरीका है जिंदगी जीने का, निजी कारें और देश भर में लंबी यात्राएं। श्री पिकरिंग एक बहुत सफल व्यक्ति हैं। आपके दादाजी को उन पर बहुत भरोसा था। श्री ग्लेनम को? हाँ हाँ, मेरे दादाजी चरित्र के बहुत अच्छे न्यायाधीश थे। मुझे लगता है कि जॉन मार्शल ग्लेनम अपने समय के किसी भी आदमी की तरह ही बदमाश को पहचान सकते थे। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि मैं इस नकाबपोश बदमाश का पर्दाफाश कर दूं। उसके मुखौटे की मोटाई मेरे लिए एक बढ़ती हुई चिंता थी। बेट्स सबसे बेतुका इंसान था जिसे मैंने कभी जाना था। जब से मैंने उसे चैपल पोर्च में पिकरिंग के साथ ग्लेनम हाउस के हालात पर चर्चा करते सुना था, तब से मैं हजारों परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझ रहा था और पिकरिंग का ग्रे रंग की लड़की से परिचय इस मामले में नए तत्वों को लेकर आया जिसने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ एक विश्वासघाती कुत्ता था जिस पर साजिश के तनाव का कोई बाहरी प्रभाव नहीं था। ये एक आश्चर्यजनक स्थिति थी, लेकिन इसमें शांति और सतत सतर्कता की आवश्यकता थी। हर घंटे के साथ मेरा संकल्प मजबूत होता गया कि मैं बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही डटकर खड़ा रहूं और इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ूं। दोपहर के दौरान मैंने हजारों बार ग्रे रंग के कपड़े पहनी लड़की यानी कि ओलिविया की आवाज़ सुनी जो मुझसे कह रही थी, आप एक आदमी हैं और मैंने सुना है कि आपको खुद की देखभाल करने का कुछ अनुभव है मिस्टर ग्लेनम। ये एक चेतावनी और चुनौती दोनों थी और इन शब्दों की याद एक साथ गंभीर और उत्साहवर्धक थी। बेट्स इंतज़ार कर रहा था। निश्चित रूप से मुझे उससे ओलिविया आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। उससे संबंधित उलझन भरे सवालों के जवाब पाने के लिए एक बदमाश नौकर से उसके बारे में चर्चा करना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और भगवान का शुक्र है ग्लेनम हाउस में उन दिनों मैंने खुद को एक बात सिखाई। अगर कुछ और नहीं तो मैंने अपने समय का इंतज़ार करना सीखा। मैं तुम्हें सुबह मिस्टर स्टॉडर्ट को देने के लिए एक नोट दूंगा। तुम अभी जा सकते हो। जी श्रीमान। नोट लिखा गया और भेजा गया। पादरी अपने आवास पर नहीं था और बेट्स ने बताया कि उसने संदेश छोड़ा था। उत्तर तुरंत स्कॉटिश माली फर्ग्यूसन के हाथ से आया, जो एक छोटा दुबला कच्ची हड्डियों वाला आदमी था। मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला और उसे लाइब्रेरी में ले आया जब तक कि मिस्टर स्टॉडर्ट का जवाब नहीं पढ़ सका। मुझे लगा कि फर्ग्यूसन की आंखें बेचैन थीं और उसके बाल, जो बदसूरत गाजर के रंग के थे, मुझे परेशान कर रहे थे। श्री पॉल स्टोडर्ड ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और कहा कि वे मेरे साथ भोजन करके प्रसन्न होंगे। उन्होंने बड़े और समान हाथ से लिखा, वे स्वयं की तरह ही स्पष्ट और खुले थे। बस इतना ही फर्ग्यूसन, मैंने माली से कहा और वो वहां से चला गया। इस प्रकार ये हुआ कि उसी शाम स्टॉडर्ड और मैं एक दूसरे के आमने सामने भोजन कक्ष में एक बड़ी मोमबत्ती की रोशनी में बैठे, जिसे बेट्स ने नीचे के स्टोर रूम से निकाला था। और मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि गांव से आपूर्ति की डिलीवरी में कभी कभी थोड़ी बहुत रुकावट आती थी, जबकि बेट्स द्वारा हर शुक्रवार की सुबह शिकागो से मंगवाई गई मछलियाँ एक या दो बार खराब हो जाती थीं, और जबकि नाश्ते के लिए अंगूर हमेशा वैसा नहीं होता था जैसा होना चाहिए था, मोमबत्तियों की आपूर्ति अटूट लगती थी। वे हर रंग और आकार में उपलब्ध थीं। वे बहुत बड़ी थीं, जैसे मैंने रूसी चर्च के बाहर कभी नहीं देखी थी, और तहखाने के एक कमरे में मोमबत्तियों के डिब्बे भरे हुए थे। 1000 मोमबत्तियों का घर अपने नाम के योग्य था और उसने इसे साबित भी किया। बेट्स ने निश्चित रूप से इस अवसर पर अपनी छाप छोड़ी थी। चांदी और क्रिस्टल, जिनके बारे में पहले नहीं जानता था, मेज पर चमक रहे थे और साइड बोर्ड पर 2 विशाल कैंडेलब्रा छोटे से कमरे में उत्सव का माहौल बढ़ा रहे थे। स्टोडर्ड ने इधर उधर देखते हुए हंस दिया। मैं तुम्हारे लिए दुखी भी हूँ और फिर तुम्हें एक राजकुमार की तरह रहते देखकर मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे पता नहीं था कि पूरे वबाना काउंटी में इतनी शानो शौकत है। मैं खुद भी थोड़ा चकित हूँ। बेट्स ने कहीं नया तहखाना बनवाया है। सच कहूँ तो मुझे डर है
कि मैं एक अच्छा गृह संचालक नहीं हूँ। कई बार मुझे घर से नफरत होती है जब ये पूरी तरह से हास्यपद लगता है, एक सनकी बूढ़े आदमी की सनक। और फिर मुझे सच में डर लगता है कि मुझे इसका एकांत पसंद है। तुम्हारा एकांत मेरे से बेहतर है। तुम चैपल के पीछे मेरे छोटे से 2 कमरों वाले घर को जानते हो? बस कुछ किताबें और एक पंचिंग बैग। वह चैपल भी तुम्हारे दादाजी की सनक में से ही एक है। उन्होंने ये प्रावधान किया था कि चर्च के सभी कार्यकलाप प्रतिदिन वहां होने चाहिए, अन्यथा बंदोबस्ती बंद कर दी जाएगी। मिस्टर ग्लेनम अतीत में रहते थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये मालूम है या नहीं कि मेरी नियुक्ति यहाँ कैसे हुई थी। वास्तव में मैं ये जानना चाहता हूँ। हम सूप तक पहुंच चुके थे और बेट्स अपने अभ्यस्त हल्के हाथों से हमारी प्लेटें बदल रहा था। ये मेरा नाम था जिसने काम किया, पॉल। एक बिशप ने एक आदमी की सिफारिश की थी जिसका दिया हुआ नाम एथलबर्ट था। एक अच्छा नाम, और ऐसा नाम जो आप सोच सकते हैं कि ग्लेनम को पसंद आएगा। लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि नाम को बहुत आसानी से एथल में काटा जा सकता था। एक ऐसा नाम जो उन्होंने कहा उन्हें बहुत अप्रिय लगा। ये तो विशेषता थी हमारे प्यारे बुजुर्ग सज्जन की, मैंने सच्ची भावना के साथ कहा। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि फिर उन्होंने मेज़बान से कुछ सलाह किए बिना ही मेरी नियुक्ति कर ली। स्टॉडर्ड ने आके कहा, युवा महिलाएं, मुझे हाल में ही पता चला है कि मुझे पॉलीन कहती हैं, सम्मान के तौर पर या अन्यथा मैं कह नहीं सकता। मैं चर्च के इतिहास पर सप्ताह में 2 व्याख्यान देता हूँ और मुझे डर है कि मेरा पाठ्यक्रम लोकप्रिय नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ऐसी संस्था के संपर्क में रहना भी एक बड़ी ही अलग बात है। वे लड़कियां बहुत ही सुंदर हैं। मुझे बगीचे की दीवार के पार से देखना अच्छा लगता है, और आज सुबह स्टेशन पर मैंने उन्हें करीब से देखा जब तुम भाग गए और मुझे छोड़कर चले गए। वह हंसा, उसकी बड़ी स्वस्थ और उत्साहवर्धक हंसी। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि मैं उन्हें सामाजिक रूप से ज़्यादा ना देखूं। शाश्वत स्त्रीत्व से डरते हो? हाँ, मुझे लगता है कि मैं डरता हूँ। मैं ब्रदरहुड में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, जैसा कि शायद आप नहीं जानते होंगे, और लड़कियाँ ध्यान भटकाती हैं। मैंने अपने साथी की ओर एक नई जिज्ञासा और दिलचस्पी से देखा। मैंने कहा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं अपना साल पढ़ाई में बिता रहा हूँ, जो शायद मुझे कभी आगे नहीं मिले। मैं एक ऐसे संगठन में जा रहा हूँ जिसके सदस्य कड़ी मेहनत करते हैं। वैसे बोल रहा था जैसे वह गर्मियों की सैर की योजना बना रहा हो। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद वर्मोंट में हमारा पुराना घर टूट गया था। तब से मैंने पादरी के साथ मीट पर बैठकर भोजन नहीं किया था, और मुझे डर है कि कपड़े के प्रति मेरा रवैया उन दिनों से ही दुश्मनी का था। खैर, मैंने पिकरिंग को देखा, मैंने टिप्पणी की। हाँ, मैंने भी उसे देखा है। उसके मामले में क्या है, प्रतिभा या सौभाग्य? मैं इस बात के बारे में बताने के लिए योग्य गवाह नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं आपसे साफ साफ कहूँगा, मुझे वे पसंद नहीं है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ओह, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। ये विषय मेरे लिए दुखदाई नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। हालांकि मेरी युवावस्था में उसे हमेशा एक आदर्श के रूप में मेरे सामने रखा जाता था, और आप जानते हैं कि कितना घातक है। फिर सफलताओं के देवताओं ने उसके लिए सभी द्वार खोल दिए। हाँ, और फिर भी मैंने दोहराया। स्टॉडर ने शरीर का ग्लास उठाया और एक पल के लिए उसका अध्ययन किया। मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन मैंने पाया कि उसे शराब देखने में डर नहीं लग रहा था। और फिर भी उन्होंने गिलास नीचे रखते हुए धीरे से बोलते हुए कहा, जब सौभाग्य के द्वार बहुत आसानी से खुलते हैं तो वे कभी कभी बंद भी हो सकते हैं, उतनी ही जल्दी से जैसे कि वो खुले थे, और उसके लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन सकते हैं। माफ़ करना, लेकिन मैं ज्ञान नहीं बघार रहा हूँ, लेकिन मनुष्य जीवन इतना आसान हो ये भी उचित नहीं है। सोने को निखरने के लिए तपना पड़ता है, आग की आवश्यकता होती है। ये बहुत अधिक पालन पोषण या बहुत अधिक बहुतायत, जिसे हम सौभाग्य कहते हैं, इसके तहत नहीं पनप सकता। मैं सौभाग्य से दुश्मनी मोल लेने को तैयार हूँ, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन मैंने ऐसी कोशिश कभी नहीं की है। लेकिन मैं दुर्भाग्य की तलाश भी नहीं कर रहा हूँ, वह गंभीरता से बोला। मैं कमरे में बेट्स उस नकाबपोश भिखारी की उपस्थिति में पिकरिंग के बारे में कोई बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। मुझे लगता है कि आप सेंट जॉर्ज स्कूल में लड़कियों के लिए तपस्या और अनुशासन का प्रावधान करते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये पुरोहिताई का सुखद कार्य है।
उसकी हंसी सुखद और सच्ची थी। मैंने जितना उसे देखा मुझे उतना ही वह अच्छा लगने लगा। धन्यवाद, मैं पर्याप्त आदरणीय नहीं हूँ। सिस्टर्स ये सब देखती हैं और वे महिलाओं की एक बड़ी मजबूत टोली है, लेकिन कुछ मामले में तो वो ज़िद्दी भी होती होंगी। एक युवती ने मुझे बताया था कि, और मैं आपको ये पूरी तरह से गोपनीयता से बता रहा हूँ, कि उसे अवज्ञा के लिए निर्वासित किया जा रहा है। ये ओलिविया ही होगी। खैर, उसका मामला अलग है। वह एक लड़की नहीं है, वह एक ही लड़की में कई तरह की लड़कियां हैं। मुझे डर है कि सिस्टर टेरेसा ने अपना धैर्य खो दिया और अपना दिल कठोर कर लिया है। मैं मिस आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए मध्यस्थता करना चाहूँगा, मैंने घोषणा की। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। मैंने कहा, कृपया मुझे गलत न समझें, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग और मेरी मुलाकात काफ़ी अजीब परिस्थितियों में हुई थी। मुझे लगता है कि वह आम तौर पर अपरंपरागत परिस्थितियों में ही मिलती है, उसने रूखेपन से कहा। मेरा उससे परिचय बिल्ली के बच्चे के जरिए हुआ, जिसे उसने चैपल के भिक्षा बॉक्स में छिपा कर रखा था। मुझे उसे खोजने में 2 दिन लग गए। वह याद करके उदास होकर मुस्कुराने लगा। वह एक युवा महिला है जो बहुत ही उत्साही है, मैंने रक्षात्मक ढंग से कहा। उसे बस अपनी जवानी के आनंद के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। नाव चलाना, बर्फ में खरगोशों का पीछा करना, बिल्ली के बच्चों को चुरा लेना। लेकिन जब वह चाहती है तो वह बहुत ही विनम्र होती है और उसकी आंखों से ये दिखाई देता है। ओलिविया की याद आते ही मेरा दिल खुश हो गया। पादरी सच कह रहे थे, वह एक ही में कई लड़कियां एक साथ थी। स्टॉडर्ड ने अपनी कॉफ़ी में एक चीनी की डली डाल दी। मिस डेवरिक्स ने उसके लिए बहुत विनती की, लेकिन सिस्टर टेरेसा उसे रखने में असमर्थ थी। दूसरी लड़कियों पर उसका प्रभाव बुरा था। ये मिस डेवरिक्स की खूबी है, मैंने जवाब दिया। बेट्स, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ओलिविया बहुत मशहूर थी, बाकी सभी लड़कियां उससे प्यार करती थीं, और मैं ये भी मानता हूँ कि वह बहुत सुंदर है। उसका वह जिप्सी चेहरा पुरुषों के दिलों में हलचल मचा देता है। मुझे इसे बिल्कुल जिप्सी चेहरा नहीं कहना चाहिए, और आप उससे और कितना बड़ा होने की उम्मीद कर सकते हैं? 20 साल की उम्र में एक महिला बड़ी हो जाती है ना? उसने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। 15 साल की, तुम्हारा मतलब है? ओलिविया आर्मस्ट्रॉन्ग, वह छोटी चुड़ैल, वह बच्ची जिसने पूरे शरद ऋतु में स्कूल में उथल पुथल मचा रखी थी। उनकी पूछताछ में निश्चित रूप से जोर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आपके ग्लास भरे हुए हैं, वरना मुझे कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक क्षण के लिए दोनों पक्षों में थोड़ी गर्माहट पैदा हो गई थी। जाहिर है कि कहीं ना कहीं तार उलझे हुए हैं, उसने शांति से कहा। मेरी ओलिविया आर्मस्ट्रॉन्ग सिंसिनाटी की एक मजाकिया बच्ची है, जिसकी शरारतों के कारण उसे आज अनुशासन के लिए घर भेज दिया गया है। वह एक छोटी सी चिड़िया है जो बस आपके कोट के लेवल तक आ जाती है। उसकी आंखें आधी रात की तरह काली हैं। तो फिर उसने आज सुबह स्टेशन पर पिकरिंग और उसके दोस्तों से बात नहीं की? दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, ग्रे हैट, ग्रे कोट, नीली आंखें। शायद आपके लिए ओलिविया कोई और ओलिविया है, लेकिन मेरे लिए ओलिविया यही है जिसकी मैंने अभी बात की। स्टोडर ने एक क्षण तक मेरी ओर देखा, मानो उसे लगा हो कि मैं अपना होश खो बैठा हूँ। उसे मेरा मेज़ पर जोर से मुक्का मारना अच्छा नहीं लगा था। फिर वह अपनी कुर्सी पर वापस लौट गया और दहाड़ने लगा। मैं उठ खड़ा हुआ और उत्सुकता से मेज़ के पार उसकी कुर्सी की ओर झुक गया। मेरे मन में एक संदेह उछल पड़ा था और मेरा दिल धड़क रहा था, क्योंकि उसमें हजारों सवाल उठ रहे थे। नीली आंखों वाली, ग्रे कपड़े पहने युवती, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। यार, ओलिविया एक बच्ची है। मैंने खुद प्लेटफॉर्म पर उससे बात की थी। तुम मिस डेवरिक्स से बात कर रहे थे। वह ओलिविया नहीं है, वह मैरियन है। तो फिर मैरियन डेवरिक्स कौन है? वह कहाँ रहती है? वह यहाँ क्या कर रही है? ठीक, वह हंसे। आपके प्रश्नों का क्रमवार उत्तर देने के लिए, वह एक युवा महिला है। उसका घर न्यूयॉर्क है। सिस्टर टेरेसा को छोड़कर उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए वह अपना समय यहाँ बिताती है। संगीत सिखाती है? मैंने कभी नहीं सुना। वह बहुत सी चीज़ें अच्छी तरह से करती है। गोल्फ टूर्नामेंट में कप लेती है और टेनिस में सबसे फुर्तीला हाथ है, ऐसा जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। इसके अलावा वह एक अच्छी संगीतकार है और ऑर्गन बहुत बढ़िया बजाती है। मैंने कहा, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह ओलिविया है। मुझे लगता है वह ऐसा कर सकती है। जब तुमने उससे मिलने से इनकार कर दिया था और उन दोनों को नज़रअंदाज किया था, वे दोनों तुम्हारे दादा के सबसे अच्छे दोस्तों में थे और यहाँ तुम्हारे सबसे करीबी पड़ोसी।
मेरे दादा को फांसी दे दी जाए, बेशक मैं उन्हें नहीं जान सकता। हम एक ही धरती पर नहीं रह सकते। मैं उनके रास्ते में हूँ और उन्हें हराने के लिए यहाँ इस संपत्ति पर कब्जा कर रहा हूँ, जबकि वह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें सहानुभूति और दया से मुझ पर टिकी थीं। ग्लेनम में हुई पिछली घटनाएं मेरे दिमाग में फ्लैश के रूप में घूम गईं, लेकिन ग्रे रंग के कपड़ों की लड़की आर्थर पिकरिंग और उसके दोस्तों से एनाडेल स्टेशन पर बात कर रही थी। ग्रे रंग के कपड़ों की लड़की जो चैपल में छिपकर सुनती है, नीली आंखों वाली ग्रे रंग के कपड़ों वाली लड़की। ऐसा लगा कि चुप्पी तोड़ने से पहले 1 साल बीत गया। मैंने पूछा, वह कहाँ गई है? वह मुस्कुराया और उसके चेहरे पर दिख रही खुशी देखकर मैं खुश हो गया। उन्होंने कहा, वह ओलिविया ग्लेडिंग आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ सिंसिनाटी चली गई है। वे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें पता है? वाओ मित्रों, ये कहानी तो एक नया ही रूप ले गई है। ओलिविया मिस डेवरिक्स है या मिस डेवरिक्स ओलिविया, ये तो अब हमें आगे ही जाकर पता चलेगा। और मैं इस समय पर हमारे मुख्य पात्र की हालत का अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही हूँ। लेकिन चलिए, आज की मुलाकात अब यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ हम अब एक विश्राम लेंगे और मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द 1000 मोमबत्तियों के घर का अगला एपिसोड लेकर। तब तक जुड़े रहिए अपनी दोस्त रोशनी के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से उस बटन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए।